हाँ, तो इंडियन पॉलिटी अपन स्टार्ट कर चुके थे। इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन टॉपिक प्रस्तावना प्रीएम्बल अपन ने कंप्लीट कर लिया, जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ये अपना सेकंड वीडियो है, मतलब सेकंड क्लास है अपनी इंडियन पॉलिटी की, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की। राजस्थान पॉलिटी अपने काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 101% प्रश्न आता ही आता है, और कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना सिविल सर्विसेज तक, उसको सभी को मर्ज करके आपको लिखवा दिया गया है। ध्यान से आपको इसके प्रॉपर प्रॉब्लम एक ही है सिविल, क्या नाम है अपने इसकी पॉलिटी की, कि आपको इसमें मैथ्स की तरह बातें सुन सुन के समझनी है, डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। पहले मेरे को ध्यान से सुनो, उसके बाद में प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अगर पहले से स्क्रीनशॉट लेने की प्रयास किया तो ये मेरी गारंटी है खूब सारे वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे और फिर आपकी दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अपने प्रस्तावना पढ़ी थी, बहुत डिटेल में पढ़ी, सब कुछ जाना कि कौन सा शब्द कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, वो सारी बातें आपने देख ली होगी। मैं लाइव टेस्ट ले लूँगा उनका फिर से। वैसे ही इसमें भी खूब सारी बातें ऐसी है जो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। दूसरी बात, आपने ये पहले से ही जानते हो कि हमारे जो संविधान है उसमें काफ़ी सारी कंट्री का मतलब मिला जुला असर हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमने हर कंट्री की अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान के अंदर ऐड करी है, ठीक है ना। वैसे ही जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP नीति निर्देशक तत्व है, इसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है ना। ये एक्चुअली नीति निर्देशक तत्व है, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाले हैं जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो फिर एक डाउट भी बनता है, मौलिक अधिकार बोल दो चाहे मूल अधिकार बोल दो, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बोला जाता है उनको। फंडामेंटल राइट और ये इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन वो आज के बाद नहीं रहेगा। और फिर जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब और भी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो एक्चुअली ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकारों में फ़र्क ये है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब है आप अगर अपने किसी भी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उसको वो वाद योग्य अपन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट हमारी उसमें सुनवाई करेगा। मतलब अपन ऐसा मान लीजिए केस कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के जितने भी इसमें सिद्धांत दिए गए हैं वो वाद योग्य नहीं है, मतलब वो एक सलाह है, वो एक एडवाइस है, जिसको जब भी कोई भी स्टेट अगर कानून बनाता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये क्या है DPSP वो चीज़ है जब कोई भी स्टेट या राज्य जब कानून या नीतियां या पॉलिसी बनाता है तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बस ये है, रखे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये एक मतलब क्या बोलते हैं आइडिया है, बस सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जबकि मौलिक अधिकार तो गारंटेड है, वो तो जो अधिकार हमें मिले हुए वो है ही हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। बस दोनों में ये फ़र्क है। फिर बात आती है DPSP क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि नीति निर्देशक तत्व वो चीज़ है या वो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है या वो मतलब नियम या वो सिद्धांत है जिनको कोई भी राज्य या कोई भी स्टेट नीतियां बनाते समय, पॉलिसी बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेगी। कौन कौन सी बातें? जो हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक लिखी हुई है। हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 यानी 36 से लेकर 51 तक लिखी हुई है। फिर संविधान का भाग पूछे तो भाग 4। यहाँ पर जो मैंने बातें लिखी है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ चुके हैं अलग अलग CET के एग्जाम में, LDC के एग्जाम में, डिफरेंट एग्जामों में। क्या पहला तो ये पूछा गया कि DPSP हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। एक बात तो ये। दूसरा पूछा गया कि DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 31 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। हमने नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP जो हमने किस संविधान से, किस देश के संविधान से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, तो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये नीति निर्देशक तत्व या DPSP लिए हैं, ठीक है ना। या ऐसा मान लीजिए कि हमारे माइंड में ये विचार कहाँ से आया, तो ये आयरलैंड का सिद्धांत हमने पढ़ा। जब आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा तो हमें अच्छा लगा,
बस वहां से हमने ये वाली बात अडॉप्ट कर ली। अब थोड़ी सी आपको बताया कि मैं डायरेक्ट आर्टिकल पर नहीं आता हूँ, कुछ बातें जरूर लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी रहे, और कुछ सिविल सर्विस है जो 1 मार्क्स से वो प्रश्न आ भी जाते हैं 2 मार्क्स के, तो आपके फायदा रहे। निदेशक का मतलब क्या होता है? निदेशक तो आप जानते ही है कि जो हमें राह या रास्ता दिखाए। मतलब भाई आपको अपन को पता है निदेशक अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, बड़े भाई बहन, फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। वो हमें एक राह है, रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें पड़ता है। बस वो हमें एक आइडिया बता देंगे। एक टीचर क्या करता है, आपको बता देगा कि ये लो टॉपिक, ये सोल्यूशन कर दिया, या आपको समझा दिया, नोट्स बना लो, याद कर लो। अब याद आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो आपकी इच्छा। मतलब निदेशक जो हमें एक राह या रास्ता दिखाता है कि हमें इन बातों का पालन करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये निदेशक का मतलब है कि हमें इन बातों की पालना करनी चाहिए या इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, फिर पालन करना चाहिए। ये निदेशक का मतलब है। अब करे या नहीं करे वो अपने ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये तो अपन को ये कहता है कि ये करना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर नीति निदेशक तत्व है, राज्य को ये बताते हैं कि राज्य नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो अपने बहुत काम आएंगे। नीति निदेशक तत्वों या फिर सिद्धांत बात है कि उनका उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कि शुरुआती तो है ही है कि कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद है। ये भी पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों का मेन पर्पज क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर मेन पर्पज क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर कह सकते हो उद्देश्य क्या है। तो वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट या फिर वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। मतलब एक बात का और ध्यान रखना, अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार में और इसमें यही फर्क है। मूल अधिकार एक व्यक्ति विशेष को ध्यान रखता है पर्सनली कि भाई ये मेरा शिक्षा का अधिकार है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट तो व्यक्ति विशेष ही करते हैं। लेकिन ये जो है ये कल्याणकारी राज्य मतलब पूरे स्टेट के लोगों की वेलफेयर की बात करता है, पूरे राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हो, कल्याणकारी काम हो, उसकी बात करता है। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई जो अपने निदेशक तत्वों की बातें ध्यान रखनी है। बाकी जो प्रश्न आता है वो आएगा आर्टिकल से कि अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है, 37 में क्या लिखा हुआ, 38 में क्या, 50 में क्या, 48 में क्या, 51 में क्या। एक अनुच्छेद को याद करना पड़ेगा भाई सबसे पहला। और ऐसे ऐसी बातें लिखिए, मजा आ जाएगा पढ़ के। अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है स्टेट, राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 में है। एक नोट लिखा है अनुच्छेद 12 भाग 3, उसमें भी राज्य शब्द का उल्लेख है। तो आप ये ना सोचे कि सिर्फ अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो राज्य शब्द कहां पर है, राज्य शब्द 36 में है। क्यों, क्योंकि निदेशक तत्व शुरुआत कहां से होती है, 36 से लेके 51 तक। तो 36 में राज्य शब्द की परिभाषा है, ऐसा मान लो कि राज्य शब्द लिखा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 12 में भी जो भाग 3 है, ये तो निदेशक तत्व तो भाग 4 है। ठीक है, इसमें भी राज्य शब्द है। इसीलिए मैंने एक प्रश्न लिख दिया है जो बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातें लिख दूंगा, बीच बीच में प्रश्न लिखे हैं ऐसे, ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है, अनुच्छेद 12 में भी है, अनुच्छेद 36 में भी है। तो ध्यान रखें, आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 व 36 दोनों। यह विशेष तौर पे ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीतियां बनाते समय राज्य इन बातों का सिर्फ या इन तत्वों का या इन बातों का सिर्फ ध्यान रखेगा। मैंने कहा ना, ये बातें जितने भी निदेशक तत्व होते हैं, ये बातें कंपलसरी नहीं है, ये एक आइडिया है। हालांकि लास्ट वन पढ़ेंगे, खूब सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी करी है, खूब सारे लोगों ने इसको अच्छा भी बताया। ठीक है, तो ध्यान रखें 37 में यह कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मतलब आप इसके कि भाई मेरे पास में यह अधिकार है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, नहीं जा सकते आप। हाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। वाद योग्य का मतलब है आप FIR दर्ज करा सकते हो, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि यह वाद योग्य नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट वाद योग्य हैं, यह फर्क है दोनों में। वो वाद योग्य हैं
तो अपन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हमारी सुनवाई भी होगी। लेकिन जो वादियों के नहीं होता उसमें दरवाजा भले खटखटा लो कोर्ट का, सुनवाई नहीं होगी। बस बात इतनी सी है कि नीतियां बनाते समय, नीतियों का मतलब है पॉलिसी, कोई भी सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी बनाते समय इन बातों की जो इस निर्देशक तत्वों में 51 तक लिखी हुई है उनका ध्यान रखें कि बस इतना सही है। और 38 क्या कहता है, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे लोक कल्याण, वेरी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक वेलफेयर। सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है कि पब्लिक वेलफेयर की बात कहां पर, किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है अनुच्छेद 38 में कि राज्य मतलब कोई भी स्टेट हो, वो इस प्रकार की उस राज्य में व्यवस्था करेगा कि लोक कल्याण, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। ठीक है, वो 38 बात लिखी हुई है। एक बात मैंने ब्रैकेट में लिखी है क्योंकि ये ऐसा का ऐसा एज इट इज आपका प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का प्राथमिक या राज्य का प्रथम, यानी कि स्टेट का फर्स्ट अगर कोई सरोकार का मतलब कार्य होता है, तो ध्यान रखें राज्य का प्राथमिक सरोकार या कार्य या फिर राज्य का प्रथम कार्य क्या है, राज्य का पहला काम है किसी भी राज्य का पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोक कल्याण। लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य को अगर आगे बढ़ना है तो सभी लोगों को वेलफेयर होना चाहिए, 38 में लिखा हुआ है। फिर सामाजिक, अच्छा वेलफेयर कब होगा, जब राज्य सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकली, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। ध्यान रखें 38 में लिखा हुआ क्या कि स्टेट जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की अगर सुनिश्चित करेगा, हर बंदे को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, 38 में लिखा हुआ है। एक बात मैंने लिख दी है, प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या अपन ने इससे पहले प्रियम्बल पढ़ा था, प्रस्तावना पढ़ी थी ना, प्रस्तावना अपन ने पढ़ा था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय पढ़ा था ना। यही प्रश्न आया था कि निम्न में से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय किस किस में है, तो नंबर 1 प्रस्तावना में भी है और नंबर 2 आपके नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में भी है। दोनों आंसर सही है। तो ध्यान रखें प्रस्तावना में भी न्याय है, तीनों प्रकार की न्याय, और ये तीनों प्रकार के न्याय आपके डीपीएसपी में भी है। और एक बात है, राज्य की आय की असमानता को समाप्त करेगा। अरे हूबहू प्रश्न आएगा, क्या आएगा पता है क्या, कि राज्य की आय की असमानता को समाप्त करेगा। नीति निदेशक तत्वों में यह बात कहां पर कही गई है, तो यह बात अनुच्छेद 38 में कही गई है। समझ में आ गई? ओके। 39 क्या कहता है आर्टिकल, इसमें 6 बातें लिखी हुई है। क्या बातें लिखी हुई है? 6 बातें। कौन कौन सी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 की 6 बातें, अलग अलग 6 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? 6। कितने प्रश्न बनेंगे? 6 प्रश्न बनेंगे, 6 क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखें 6 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों में सभी स्त्रियों में पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। यह बात कहां पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 39 में। तो ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है कि स्त्री हो चाहे पुरुष, आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर। ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तेरे बस की बात है, तो स्त्री है, ये तो पुरुष करेगा। नहीं नहीं, समान अवसर होने चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा ऐसा होगा कि अधिकतम लोगों को फायदा हो। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। हमें प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा भी वैसा ही करना है। जैसे कभी कभी आपने देखा भी होगा, किसानों के खेतों के बीच से सड़क निकाली जाती है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों का फायदा है। हालांकि उस किसान के खेत का तो थोड़ा बहुत नाश होता है, उसको भी दुख होता है, लेकिन उसमें अधिकतम लाभ है, तो वैसा अपन को करना पड़ता है। मजबूरी उस कुछ प्राकृतिक संसाधन यानी पेड़ पौधे भी काटने पड़ते हैं, लेकिन वो करें क्या, उसमें अब और कोई रास्ता नहीं था, उधर से निकालना जरूरी हो गया, तो वो भी बात है। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, हालांकि होता है। आज अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यही सब कुछ केंद्रीकरण वहीं पर सेंट्रलाइज हो रखा है बिजनेस, लेकिन नहीं होना चाहिए। समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जैसा अगर सेम काम करे वेतन समान होना चाहिए। चारों बातें अलग अलग एग्जाम पूछी गई। कैसे?
कि समान कार्यों के लिए समान वेतन, नीति निदेशक तत्वों में बात कहां पर कही गई है? अनुच्छेद 39 में। 4 बातें हो गई, क्या हो गई? 5वीं बात क्या है? आयु के विपरीत काम नहीं होना चाहिए। एज की, जैसे भाई कोई बंदा है, आपने सुना होगा किसी को जब उम्र की जेल होती है, चाहे 5 साल 4 साल की जेल होती है, तो उसको जेल के अंदर काम करना पड़ता है, 100% काम करना पड़ता है, लेकिन उसको एज की अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। जैसे अगर यंग जवान है और हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ है, विकलांग नहीं है, तो उसको जैसे ये खुदाई का काम दिया जा सकता है, खुदाई करो, पेड़ पौधे लगाओ, सब्जियां लगाओ, फावड़े चलाओ, क्योंकि हट्टा कट्टा है, पत्थर उठाओ, ईंटें उठाओ। लेकिन कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो ज़्यादा ये काम मेहनत वाला नहीं कर सकता, तो फिर उनको बैठे बैठे काम दिया जाता है। वैसे ही एज के विपरीत काम नहीं, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के अनुसार काम दिया जाएगा। मैं सिर्फ जेल की बात नहीं कह रहा हूँ, हर जगह, ठीक है। तो आयु के विपरीत कार्य नहीं होना चाहिए, बच्चों के व्यक्तिगत विकास का अवसर उपलब्ध कराएगा तथा उनको शोषण से बचाएगा। बिल्कुल, अगर कहीं शोषण हो रहा है तो बच्चों को बचाया जाए, ऐसी स्कीम लाई जाए कि बच्चों को पढ़ाई हो, सब कुछ हो। ये बातें 39 में लिखी हुई है। फिर बहुत बेहतरीन बात, आर्टिकल 39A, ये अपने पहले नहीं था, मूल संविधान में ये बात नहीं थी। इसमें आपको पता है जो मूल संविधान में बात नहीं होती है तो संविधान संशोधन करके बात जोड़ी जाती है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जोड़ी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ, उसके तहत 39A जोड़ा गया। एक प्रश्न तो वैसे ही तैयार हो गया कि आर्टिकल 39 फर्स्ट या ए कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। फिर दूसरी बात आई कि इसमें क्या बात लिखी हुई है, तो राज्य सभी को समान निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। भाई जैसे कोई गरीब आदमी है, वो वकील नहीं कर सकता, पैसे वाला उसको हड़प रही, उसकी जमीन हड़प ली, अब वो गरीब आदमी वकील कर नहीं सकता, पैसे वाला तो वकील कर लेगा, केस कौन लड़े उसकी जगह? तो सभी को समान निःशुल्क न्याय मिले, एज इट इज प्रश्न आया हुआ है। जैसे कि कोई बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, उसके लिए वकील यानी एडवोकेट और कागजी जो भी खर्चा, डॉक्यूमेंट खर्चा होगा, पूरा गवर्नमेंट देगी। ये बात 39A में लिखी हुई है। समझ में आ गई? प्रश्न क्या आया? पहली बात तो यह है कि ये कब जोड़ा गया, वो तो हो ही गया। दूसरा प्रश्न ये आया कि राज्य सभी को समान व निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये बात नीति निदेशक तत्वों में लिखी हुई तो है, लेकिन कहां? तो 39A में। सिर्फ 39 मत याद करना, 39A में, 39 में तो 6 बातें अलग लिखी हुई है, ये 39 का फर्स्ट पार्ट है। वेरी गुड। 39 के बाद बात करते हैं 40 की, 40वां, जिसमें गांधीवादी विचार देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत भी है, समाजवादी सिद्धांत भी है। आगे बता दूंगा बात, ध्यान रखें। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देगा। ये बात कहां पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 40 में। 40 में क्या लिखी हुई है? कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है, 41 में लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सहायता का अधिकार या सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रश्न एज इट इज आया हुआ है, नीति निदेशक तत्वों में काम का अधिकार, ठीक है ना, यानी कि काम का अधिकार, काम का प्रश्न क्या आया था कि काम का अधिकार कहां पर है? ठीक है, तो काम का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। अब काम कैसे? कि भाई जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब आदमी है, वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाए? तो आपने नरेगा का नाम सुना होगा, मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा के अंदर यही बातें लिखी हुई है, 125 दिन रोजगार मिलेगा, और जो ये अपने आदिवासी बेल्ट है या फिर गरीबी रेखा से उसको एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलता है। तो वो जो रोजगार है, नरेगा जैसी योजनाएं चलाएगी सरकार कि भाई आप आमदनी कर लो कैसे ना कैसे करके। साल भर में अगर 125 दिन का भी रोजगार, 125-26 दिन मिल जाता है, इसके अलावा और काम मिल जाएगा, पेड़ पौधे लगाने का वगैरह वगैरह, तो उस बंदे को काम का अधिकार 41 में मिलेगा। बिल्कुल, वो अपना काम का अधिकार, हक मांग सकता है सरकार से कि काम दे, मुझे काम में करूंगा।
बता क्या करना है, अगर काम नहीं दे रही है तो पैसे दे। ये मैंने आपको करंट की क्लास में बताया भी है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति जब नरेगा चलती है तो जिस गांव में नरेगा नहीं चल रही तो वहां के लोग इकट्ठे होकर सरकार को चैलेंज करो कि या तो काम दे वरना मुझे हमें पैसा दे। सीधी सी बात है, 220 या जो भी 221 रुपये पर डे मिलते हैं घर बैठे देगी सरकार, या तो काम बता देगी, अगर काम नहीं है सरकार के पास में कराने के लिए तो पैसा आएगा घर बैठे। क्यों? क्योंकि काम का अधिकार है। दूसरा, शिक्षा का अधिकार, जैसे कि अब गवर्नमेंट, अब गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ सकता तभी तो सरकार कर रही है ना, आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर प्रौढ़ शिक्षा वगैरह करवा रही है, आंगनबाड़ी केंद्र खोल रही है, वहां पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो भी होती है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर सहायता जैसे गरीब है, गरीबों के लिए रैन बसेरों की सुविधा, रैन बसेरे जानते हो ना, रैन बसेरे होते हैं सर्दी के टाइम पर जो तंबू तान के रख दिए जाते हैं, गरीब है कहाँ से रजाई गद्दे लाए तो वो हो जाएंगे, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। कोई बुजुर्ग है तो पेंशन की व्यवस्था, बीमार के लिए हॉस्पिटल में दवा फ्री, बेरोजगार को आपको पता है बेरोजगारी भत्ता, दिव्यांग या फिर जो असहाय है उनके लिए अलग से हर तरह की व्यवस्था, ये सरकार सहायता उपलब्ध कराएगी। ये सारी बातें 41 में लिखी हुई है। हालांकि लिखी हुई इतनी सी बात है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, काम का मतलब नरेगा चला देगी, शिक्षा का मतलब आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर 42 क्या कहता है, कार्य की न्याय संगत व मनोवोचित व्यवस्था करेगी, मानवोचित व्यवस्था मतलब ये है कि काम न्याय संगत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे बुला लिया रात को 12 बजे छोड़ रहा है, ये कौन सा तरीका है। फिर महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता बिल्कुल का प्रावधान सरकार ने कर रखा है, गवर्नमेंट में भी है कि जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर महिला है तो उसका आपको पता है 9 महीने डिलीवरी से 3 महीने पहले, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक 9 महीने तक उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, छुट्टियां दे दी जाती है। 43 में लिखा है राज्य व्यक्ति को जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी तो भाई देगा ही देगा। जैसे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है तो न्यूनतम मजदूरी राज्य को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जितनी बातें लिखी हुई को गारंटी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, सरकार को चेताया जा रहा है कि इन बातों का ध्यान रखना, और सरकार वाकई इन सब बातों का ध्यान रख रही है। आप खुद नोटिस करेंगे कि सारे बातें हो रही है, सब बातें हो रही है। न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन काम करवा रहे हो और 10 रुपए देंगे साहब, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। या फिर महीने की जो न्यूनतम मजदूरी है 4000, 5000, 3000 जो भी वो उतनी तो मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, बिल्कुल जो घरेलू घर के लोग ही मिलकर कर लें, छोटा जो भी हाथ से हो जाए कुटीर उद्योग, उनको बढ़ावा देगी। और 43A फिर जोड़ा गया, देखो जैसे 39A भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, वैसे ही ये 43A भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब जोड़ा गया तो क्या बात लिखी गई इसमें कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता सुनिश्चित करेगी। कार्मिक का मतलब है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो भी उद्योग धंधों में, तो उनको ये फिक्स गारंटेड करेगा कि ये तेरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें तू जिम्मेदार होगा कोई भी ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी या भागीदारिता उन एम्प्लॉयज की रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करेगा, फिक्स करेगा। कौन करेगा? 43A में लिखा हुआ बात है। 43B ये 97वां संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया, ये तो 1976 में जोड़ गया था, फिर एक और संशोधन हुआ उसमें 43B जोड़ा गया 2012 में। और ध्यान रखें ये जितने भी जोड़े गए हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको अलग से जोड़ा गया, ये तो प्रश्न पक्के आते हैं। इसमें क्या है कि राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा या उसको बढ़ावा देगा। अगला क्या है 44, जैसा कि 44 से 4 दोनों सेम है क्या? देखो याद करने का तरीका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने याद करने का तरीका बता दिया है कि जैसे समान का मतलब 4 दोनों समान है ना, बिल्कुल। तो समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोर्ट, जिसको शॉर्ट में 3C बोला जाता है, कभी कभी 3C भी आ जाता है, फेमस वर्ड है, कि नीति निर्देशक तत्वों में 3C की व्यवस्था कहां पर की गई है? तो वो है अनुच्छेद 44 में। 44 में भी 4 समान है, ये भी समान है, मतलब समान नागरिक संहिता का प्रावधान सभी नागरिक हेतु राज्य या स्टेट करेगा। भाई जो भी नागरिक इस राज्य में निवास करता है उसके लिए सब समान अधिकार है। अब जैसे महिलाएं हैं, हालांकि ये हिंदू विवाह का नियम कायदे अलग है, मुस्लिम विवाह का कानून अलग है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी गलत है
कि भाई जैसे मुस्लिम धर्म के अंदर तलाक 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 3 बार बोल दिया, तलाक हो गया, ऐसा हो जाता, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता महिलाओं के साथ में। इसलिए 2017 में एक वाद हुआ, जो शायरा बानो एक महिला है बनाम भारत संघ, उन्होंने ये एक वाद रखा कि 3 तलाक का जो इस तरह का मामला है वो सही नहीं है, इस तरीके से फिर महिलाओं के साथ में बोला गलत होता है। तो उसके बाद में ये बात मानी भी गई इस 3C के तहत भी, कॉमन सिविल कोर्ट के इसको ध्यान में रखते हुए, और इस वाद में शायरा बानो की जीत हुई, समझ लीजिए। और उसके बाद में 3 तलाक अब पूरी तरह से बंद हो गया है। 3 तलाक को अब अगर कोई ऐसा बोल के कोई डाइवोर्स लेता है तो उसको अपराध की श्रेणी माना जाता है, उम्र कैद या जो भी जेल वगैरह उसको हो सकती है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। मतलब अब ये क्या बन गया, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है 3 तलाक का जो भी है। अब क्योंकि अब 3 तलाक पर कंप्लीटली अब रोक लग चुकी है। हाँ, जो भी डाइवोर्स वगैरह अगर होगा तो तरीके से होगा, 3 तलाक कहने से नहीं होगा। 45 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हालांकि मैंने नोट भी लिखा है कि मूल संविधान में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु थी, बट 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की साहब सरकार थी, उस टाइम पर यह प्रावधान कर दिया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है वो राज्य खुद करेगा। करता भी आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह में देखा होगा कि सारी बातें है। 46 में लिखा हुआ राज्य पिछड़े वर्गों को करेगा, विशेषतः ST SC और जो समाज में दुर्बल पक्ष है। सिर्फ ST SC नहीं, दुर्बल पक्ष का मतलब है BPL में रखा जाता है ना भाई, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, वो उन सब के लिए ST SC और BPL मान लीजिए, उनमें शिक्षा और आर्थिक हितों की देखभाल करेगा राज्य। 47 बहुत तगड़ा है, राज्य पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को उच्च करेगा, मतलब अच्छा करेगा। और मद का मतलब है धूम्रपान, ठीक है ना, धूम्रपान निषेध को बढ़ावा देगा, मतलब धूम्रपान को रोकना है, उसको बढ़ावा देगा। मद निषेध लिखा हुआ है इसलिए मद निषेध लिखा हुआ आएगा, मद का मतलब धूम्रपान होता है। हाँ, एल्कोहलिक पदार्थों पर भी रोक लगाएगा। हाँ, मेडिकल पर्पज को छोड़ गया, मेडिकल पर्पज में आपको पता है कुछ जो खांसी की दवाइयाँ, कफ सिरप वगैरह होता है, उसमें कुछ एल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन वो मेडिकल लाइन में लेना ज़रूरी है क्योंकि शरीर के लिए थोड़ी बहुत मात्रा मिलाना जरूरी, तो शरीर जल्दी से अपन रिकवर होते हैं। बाकी एल्कोहलिक पदार्थों पर राज्य जो रोक लगाएगा, हालांकि असलियत में एल्कोहलिक पदार्थ पर राज्य की कोई रोक ज़्यादा नहीं है। आपको पता है खूब बिकता है क्योंकि रेवेन्यू सरकार को सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। धूम्रपान की चीज़ें बहुत महंगी कर दी सरकार ने, फिर भी खूब बिक रही है। एल्कोहलिक पदार्थों पर सरकार हालांकि रोक लगाती रहती है, जैसे अभी 8 बजे के बाद में कोई भी एल्कोहलिक पदार्थ नहीं बेच पाएगा, अगर बेचेगा तो चालान कट जाएगा। तो ये चीज़ें सारी बातें हैं। तो हालांकि क्योंकि सुबह से 8 बजे तक रहेगा, तो कुछ चीज़ें हैं धीरे सरकार कुछ ना कुछ करती है, कंप्लीटली बैन नहीं करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि रेवेन्यू इसमें सरकार को ज़्यादा मिलता है। 48 राज्य कृषि व पशुपालन में जो है वो सुधार करेगा या फिर पशुपालन में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। बात एक ही है। एक ये बात एज दैट इज पूछी गई थी जो 48 में लिखी हुई है, पशुवध, यानी कि उसमें पशुवध में जैसे बकरी बकरा नहीं आता, गाय का वध पर रोक है, कंप्लीटली बैन है, गाय के वध कोई नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एज दैट इज आया हुआ प्रश्न है कि पशुवध बेसिकली गाय के वध पर नीति निर्देशित तत्वों में बात कहां पर लिखी हुई है, तो वो आर्टिकल 48 में लिखी हुई है कि पशुवध पर रोक, पशुवध में गाय का वध जो है वो रखा गया है, उस पर रोक है, वो नहीं कर सकते। 48A जोड़ा गया, फिर 1976 में, वही 42वां संविधान 1976 ही है, याद हो ही जाएगा। इसमें क्या है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों को भी सुरक्षा देगा। आपको पता है बिल्कुल देता है, हिरण है, इन सबको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कहा ना, और जिसने हाथ लगाया उसको आपको पता है क्या हालत कर देती है सरकार। तो वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ावा जो है सरकार देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें ध्यान रखनी है। तो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा तो 48A में, और पशुधन या पशुपालन या कृषि में सुधार जो है वो है 48 में, और पशुवध पर रोक भी 48 में। एक बात मैंने बहुत जबरदस्त आपके लिए लिखी है, प्रश्न है वो, पर्यावरण संरक्षण की बात मूल कर्तव्यों में भी है तो नीति निर्देशक तत्वों भी है, ये ध्यान रखना। मूल कर्तव्यों में भी अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मूल कर्तव्य कराने वाला हूं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज,
इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी और डीपीएसपी दोनों के अंदर ही पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। प्रश्न ऐसे आते हैं। 49 में क्या लिखा हुआ है, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई विषय हो, राष्ट्रीय महत्व के स्थान कोई से भी हो सकते हैं, उस राष्ट्रीय महत्व की वस्तु या स्मारक विरासत, इनके संरक्षण को और देता भी है, चाहे गढ़ हो, चाहे महल हो, चाहे किले, चाहे हवेलियां, छतरियां, है ना, जो भी राष्ट्रीय महत्व की कोई भी चीज हो उसको राज्य बढ़ावा देगा, नो डाउट। हालांकि नोट लिखा है कि इन सब के लिए विधि बनाने का हक है ना, वो राज्य के पास में नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास में है। वो तो खैर अपन को ही पता है कि संसदीय विषय तो किसी भी कानून, किसी भी विषय पर विधि या लॉ या कानून बनाने का हक तो पार्लियामेंट के पास में ही है। लेकिन आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात अगर जब भी हो, वो हमेशा 49 में लिखी हुई है। फिर बात लिखी हुई है, राज्य जो है कार्यपालिका और आपके न्यायपालिका, उसको अलग अलग करेगा, यानी पृथक्करण करेगा, अलग अलग करेगा। ये 50 में लिखा हुआ है। 51 में बहुत तगड़ी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, 51 बहुत तगड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। क्या बात लिखी हुई है, विदेश नीति का आधार। विदेश नीति का आधार का मतलब है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। वो देखो, एक बात तो ये कि भारत जो है भाई, अपन किसी भी हमारे आसपास में आपको बताया, जैसे पाकिस्तान राजस्थान से सीमा बनाता है, ठीक है, तो हमारी पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, यूएसए के साथ में हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ बातें हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारत जो है ना, वो भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। पहली बात तो ये 51 में लिखी हुई है, एज इट इज पूछी गई बात है। दूसरी, सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार हो। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संधि का मतलब ट्रीटी, ठीक है ना, जो भी ट्रीटी की जाती है, ठीक है ना, ट्रीटी की स्पेलिंग देख लेना भाई, RTT होता है शायद। जो भी ट्रीटी या पार्टनरशिप की जाती है, पार्टनरशिप, जो भी अपन किसी भी कंट्री से पार्टनरशिप या ट्रीटी करते हैं, तो उस संधियों व समझौता का मतलब एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख रहा हूं साथ में, इनकी पालना को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान की मध्यस्थता करेगा। मध्यस्थता मतलब मीडिएटर के तौर पे काम करेगा उसके सोल्यूशन के समाधान के लिए। तो ये चार बातें जो है 51 में लिखी हुई है। ये सारे के सारे 51 अनुच्छेद, आपको 51 नहीं है, 36 से लेकर 51 तक आपको सारी बातें याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता करेगा भारत, ये कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई बात है, 51 में। ऐसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में समझौतों की पालना को बढ़ावा देगा, ये कौन से अनुच्छेद लिखा 51 में। तो ये सारी बातें लिखेंगे। अब मैं कुछ बातें करूंगा कि जो ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्वों की, हमारे ही कुछ ऐसे अच्छे विद्वान हुए जिन्होंने इसकी आलोचना भी करी है, मतलब क्रिटिसाइज भी किया है। कैसे, जैसे केटी साहब, और ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा किसने कहा, डीपीएसपी को ऐसा किसने कहा, ठीक है। तो केटी साहा ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है, ठीक है, चेक की भांति है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। बात सही है भाई, नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बात लिखी गई है वो राज्य माने, ये कोई जरूरी नहीं है, बस उसको नीतियां बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान रखे नहीं रखे कंपलसरी नहीं है। इसीलिए केटी शाह ने कहा कि जो नीति निर्देश तत्व हैं वो एक ऐसे चेक की बात है कि चेक तो काट दिया, लेकिन इसका भुगतान बैंक, जब बैंक की इच्छा होगी तब करेगा। कोई टाइम पर लिखा हुआ नहीं तो फिर क्या करें उस चेक का, ये बात है, पता नहीं कब करेगा। टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि ये तो भावनाओं का कूड़ागर है, फीलिंग्स है, बस ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। कैसी वेयर ने कहा कि लक्ष्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, या फिर ऐसा मान लो कि ये तो धार्मिक उपदेश है। जैसे अपने साधु सन्यासी बाबा जो होते हैं, है ना,
वो अपन को धार्मिक उपदेश देते हैं कि वैसा ऐसा करो। अब हम करेंगे नहीं करें वो तो अच्छी बातें हमें बता दी उन्होंने, तो साधु संत तो हमेशा अच्छी बातें बताते हैं, वो अच्छी बातें उन्होंने बता दी। अब हम उनको माने या नहीं माने वो अपने पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर बात है, नसीरुद्दीन ने कहा कि ये सिद्धांत, ये बात आप पर भी लागू होती है। जब भी नया साल आता है हर कोई कहता है कि आज से बस मैं आज देख लेना, बस नई साल से कसम खाता हूं कि ये कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, कॉपियां फाड़ दूंगा, किताबें फाड़ दूंगा, सिलेक्शन लेके रहूंगा। अगले ही दिन नेम टूट जाता है, कल से 4 बजे उठूंगा, नई साल से परमानेंट 4 बजे उठूंगा, जबकि नई साल मनाने के चक्कर में सोता है 3 बजे 4 बजे उठ नहीं पाता, तो 1 तारीख को नियम टूट गया। तो बात ये समझो, नसीरुद्दीन साहब ने यही बात कही है कि नववर्ष के पहले दिन के वे वादे, यानी न्यू ईयर पर किए गए वो प्रोमिसेस जो दूसरे ही दिन तोड़ दिए जाते हैं। ये बात किसने कही? नसीरुद्दीन ने कही। किसके बारे में कही? नीति निदेशक तत्वों का ऐसा कहा। या फिर ये सिद्धांत नववर्ष प्रस्तावों की तरह है, जो अपन नववर्ष में प्रस्ताव बनाते हैं ना, जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। हमारे पूरे 12 महीने मामला दिखता ही नहीं है, जनवरी में मामला टूट जाता है। ये बात ये नसीरुद्दीन ने कही। एन श्रीनिवासन ने कहा कि इन्हें का मतलब है डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब नीति निदेशक तत्व है। इन्हें ने तो सही तरीके से व्यवस्थित या वर्गीकृत या डिवाइड किया गया है, और न ही इसमें कोई तर्क संगत या फैक्चुअल बात रखी गई है या तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ये बात श्रीनिवासन ने कही। तो ये तो 4-5 बंदे हो गए, 2 तो ये और 3 ये, 5 बंदे जो है इन्होंने तो करी है इसकी आलोचना, ठीक है ना। अब हमारे आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने कहा कि नीति निदेशक तत्वों को अगर कोई सरकार लागू नहीं करती है तो उसे अगले चुनाव में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर नीति निदेशक तत्वों में जो बातें कही गई है, अगर कोई भी स्टेट पॉलिसी बनाते समय, नीतियां बनाते समय इनका ध्यान नहीं रखती है तो उसको इसका खामियाजा अगले चुनाव जब भी होंगे उसमें भुगतना पड़ेगा। बात तो बिल्कुल सच्ची कही है। फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी कहा, मतलब ये पक्षधर हैं, ये 3 बंदे नीति निदेशकों को बहुत सही मानते हैं। ग्रैनविल ने कहा कि नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है, सोल है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है। इतनी अच्छी बात बताई इन्होंने। एमसी छागला ने कहा कि नीति निदेशक तत्वों को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो भारत में स्वर्ग की स्थिति बन जाएगी। मतलब ये 3 बंदे कौन कौन? डॉक्टर साहब भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब और ग्रैनविल ऑस्टिन और एमसी छागला, ये 3 बंदे तो वो हैं जो नीति निदेशक तत्वों की प्रशंसा करते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए मतलब उनके पक्षधर हैं। बाकी 5 इसकी कटाक्ष करते हैं। अब छोटी सी बात मैंने लिखी है भाई कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इनमें कुछ फर्क है। ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है जो अपने आर्टिकल 37 पढ़ लिया। ये वैयक्तिक है, मतलब पर्सनली है। कैसे? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत, पर्सनली व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये बातें मुझे बतानी बहुत जरूरी है। ये तीनों प्रश्न आए हुए अलग अलग है। मतलब ये, जबकि ये समाजवादी है, ये सोशलिज्म को ध्यान रखते हैं, सोशल है, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरे समुदाय के कल्याण को, मतलब पूरे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हैं डीपीएसपी, जबकि मौलिक अधिकार इंडिविजुअल है। क्या है? ये इंडिविजुअल है, ये ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल है। इनको लागू करने के लिए विधान यानी कि कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो स्वतः ही लागू है। संविधान में पहले से ही मेंशन है फंडामेंटल राइट, तो उसको लागू, अलग से लागू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीपीएसपी अगर लागू करना है तो कोई भी राज्य क्या करेगा, उसके लिए संविधान, मतलब वो लागू करने के लिए विधान, मतलब जैसे विधानमंडल है, विधानसभा है, तो उसमें उसको प्रस्ताव को रखा जाएगा, या लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां अगर बिल पास होता है, प्रस्ताव पास होता है, तो ही तो कानून बनेगा। तो यानी कि इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, स्वतः लागू नहीं होते, क्योंकि ये तो बातें बताई गई है। अब इनको ध्यान में रखे राज्य, तो राज्य के बाहर हाथ में है, ठीक है ना। जबकि मौलिक अधिकार तो फिक्स है। बाकी एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है मैंने कि नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान में 3 सिद्धांतों पर आधारित है।
समाजवादी, सोशल, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, 3 बातें इनको रट लेना भाई, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व इन डीपीएसपी किन 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो गांधीवादी विचार भी है इसमें, समाजवादी भी है और कुछ उदार बौद्धिक भी, मतलब फैक्चुअल कुछ साइंटिफिक बातें भी इसमें कही गई है। तो ये कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पहले समझना, मेरे को प्रॉपर सुनना और उसके बाद में आपको नोट्स बनाना है। एक लाइव टेस्ट ले लूंगा तो कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक 100% कंप्लीट, ठीक है ना। ओके।